आज की हमारी वीडियो का विषय है मॉडल टेस्ट पेपर, यानी कि अब तक के जितने भी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं ये लगभग 40 मॉडल टेस्ट पेपर हैं। इनमें 16,000 प्रश्न हैं और ये हम व्याख्या सहित करेंगे और सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल निःशुल्क करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर कर दें अगर आपका निःशुल्क रूप से इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हम 40 मॉडल टेस्ट पेपर करेंगे जिसमें 16,000 प्रश्न हैं और ये व्याख्या सहित आप करेंगे और ये बिल्कुल निःशुल्क, ठीक है। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक आपका प्रश्न पत्र में बन जाएगा। अपभ्रंश भाषा का स्थिति काल है, मतलब अपभ्रंश भाषा की जो स्थिति है वो क्या है। ऑप्शन आपके सामने है। मैं इसको थोड़ा सा आपको उत्तर को थोड़ा सा वो कर देती हूँ। 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी और 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी। तो ये देखें, इसका आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 500 से 1000 ईस्वी तक। देखिए, मैं एक बात बता दूं आगे बढ़ने से पहले, जैसे आप भी ऐसे ही नंबर डाल लीजिए, ठीक है। और मेरे बताने से पहले आप अपना टिक कर लेना, फिर आप देखना कितने में से कितने नंबर आ रहे। ऐसे क्या होगा कि ये फायदा होगा कि आप अपनी तैयारी कितनी है आपका खुद का मूल्यांकन खुद करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए विस्तार से, इसमें पूरा मैंने कहा ना कि पूरा विवरण दिया हुआ है। इसका सबसे फायदा ये होगा कि एक प्रश्न आ गया, पूरा टॉपिक आपका जो मुख्य मुख्य बातें पूरे कवर हो जाएगी। इसका ये फायदा है। तो देखिए, अभी हमने ये देखा, ये ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर है। ये अपभ्रंश भाषा का है। अपभ्रंश भाषा वो जो है हिंदी यानी खड़ी बोली से पहले की जो भाषा थी। अपभ्रंश का मतलब है टूटा फूटा, जो टूटी फूटी भाषा थी। तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, यानी प्राचीन मतलब जो शुरुआत की थी, जो पुरानी भाषा थी हमारी 1500 से 500 ईस्वी पूर्व तक। तो ये प्राचीन दो भागों में थी, यानी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा भी दो भागों में बटी हुई थी, जिसमें आप था वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में क्या हुआ था, वेदों की रचना हुई थी। वेद हमारे कितने थे, 4 वेद थे, जिसमें आपका ऋग्वेद था, यजुर्वेद था, अर्थवेद था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, यानी कि 4 वेद से सबसे पुराना वेद था ऋग्वेद। ध्यान से सुनेंगे, एक एक बात बताऊंगी, बड़ी काम की बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक एक बात आपका एक एक प्रश्न बन रहा है। तो वैदिक संस्कृत यहाँ देखेंगे 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक थी वैदिक संस्कृत। फिर आगे लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना हुई थी, लेकिन जो लौकिक संस्कृत थी वो एक आम बोलचाल की भाषा थी। जैसे आप बोल रहे हो, जैसे शुद्ध हिंदी बोलते हो आप, खड़ी बोली बोलते हो, लेकिन जो घर पे आप बोलते हो व्यवहारिक, जैसे हरियाणवी बोलते हो आप, तो ये उसी तरह थी। जैसे खड़ी बोली में तो आप रचना करते हो, पढ़ते हो, या ऑफिस यानी बाहर जाते तो बात है, लेकिन जब हम घर में बात करते हैं अपने परिवार से तो ये हरियाणवी बोलते हैं। तो वही बात है कि लौकिक संस्कृत थी, लोगों की आम जो साधारण जन थी उनकी भाषा थी। तो ये थी 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक। ये आप जो इनका समय है ये आप अवश्य याद रखेंगे। अब दूसरे नंबर पर आ रहे हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकाल मतलब जो बीच की जो भाषा थी, ये थी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, ठीक है। अब इसमें ये भी 3 भागों में थी, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। अब पाली में देखिए, पाली में क्या है, बौद्ध धर्म की भाषा थी पाली। प्राकृत थी जैन धर्म की भाषा, जैसे महावीर जैन या महात्मा या गौतम बुद्ध, जो गौतम बुद्ध की थी पाली, और जो प्राकृत थी जो महावीर जैन वगैरह ये जैन धर्म वाले थे उनकी थी। अपभ्रंश जो खड़ी बोली से पहले की थी, ठीक है। तो ये देखेंगे। अब आधुनिक भारतीय जो अब तक चली हुई है 1000 ईस्वी से अब तक, यानी जो हमारी खड़ी बोली है, जो हमारे संविधान में लिखी वो। तो इस प्रकार से ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी हिंदी, मैं इसको थोड़ा सा आपसे छुपा लेती हूँ ताकि आप अपना मूल्यांकन कर सकें। पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति मतलब जन्म होना, समझ गए होंगे इतने तो आप काफ़ी होशियार बच्चे हो आप। तो देखेंगे जिसमें आप ब्राचड़ है, शोषणी है, अर्धमागधी है, मागधी है। तो इसका उत्तर रहेगा आपका अर्धमागधी।
अर्धमागधी, जिसमें पूर्वी हिंदी है ना, पूर्वी में आती है आपकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये जो आपकी भाषा है ना, इसमें से बार बार इसी में प्रश्न आता है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी में, ये पूर्वी हिंदी की है। ठीक है, अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखो, ब्राचड़ में आती है आपकी सिंधी आती है, सोरसेनी में आती है आपकी पश्चिमी हिंदी आती है, और मागधी में आती है आपकी बिहारी आती है। ठीक है, तो ब्राचड़ में होगी सिंधी, सोरसेनी होगी पश्चिमी, और मागधी होगी आपकी बिहारी। पूर्वी हिंदी में आती है आपकी अर्धमागधी। ठीक है, तो इस तरह से याद करेंगे। अब देखेंगे मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं। तो देखिए, खड़ी बोली में क्या आते हैं, ब्रज के आते हैं, कन्नौजी के आते हैं, अवधी के आते हैं। तो इसका आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। जो मेरठ है, मेरठ मतलब कि जो यूपी का जो स्थान है, यानी उत्तर प्रदेश का जो स्थान है, वहाँ कौन सी, मतलब ये है मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर में कौन सी बोली बोली जाती है, तो खड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, और ये देखेंगे आप विस्तार से, खड़ी बोली सहारनपुर, बिजनौर, इसमें खड़ी बोली आती है। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर में ये हम कर चुके हैं। जबकि आगरा, मथुरा ब्रज भाषा क्षेत्र है। अब देखो, यहाँ आप जोड़ लगाएंगे, जो ब्रज भाषा थी, जैसे सूरदास की भाषा ब्रज भाषा थी, उन्होंने क्या किया था, कृष्ण के बारे में लिखा था, श्री कृष्ण कन्हैया जो आप बोलते हो, कान्हा बोलते हो। तो जो उनका क्षेत्र था मेन मथुरा था, मथुरा में वो पले बड़े थे, जन्म हुआ था, तो ये मथुरा था। तो वहाँ मथुरा के लोग भी ब्रज भाषा बोलेंगे, क्योंकि सूरदास ने अपनी रचनाएं क्या किस में की है, ब्रज भाषा में की है। तो इतना आप, अगर आपको नहीं भी याद है, इतना लॉजिक लगा लीजिए। अब इटावा, हरदोई, कानपुर, कन्नौजी क्षेत्र में क्या है, रायबरेली आदि में अवधी बोली के क्षेत्र है, और अवधी बोली जाती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। तो इस प्रकार से ये स्थान भी याद कर लिया करिए, क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इस स्थान पर कौन सी बोली बोली जाती है। 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा क्या है। 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, अवधी है, बघेली है। तो इसका आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा क्या है, ब्रज भाषा। अब देखिए, विस्तार से देखेंगे आप, 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा है ब्रज भाषा। इस वार्ता के लेखक गोसाई गोकुलनाथ हैं। इस वार्ता ग्रंथ में अतिरिक्त 84 वैष्णव की वार्ता भी गोकुलनाथ ग्रंथ के, इन दोनों ग्रंथों को संबंध वल्लभ संप्रदाय से। अब देखो, 252 वैष्णव की वार्ता या 84 वैष्णव की वार्ता किसने लिखी है, गोकुलनाथ ने लिखी है। ठीक है, ये दोनों ही ग्रंथ है, 252 वैष्णव की वार्ता की या 84 वैष्णव की वार्ता की, दोनों ही गोकुलनाथ ने लिखी। अब ये किस संप्रदाय से, तो ये है वल्लभ संप्रदाय से। देखिए भाई, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपने कहा कि अच्छी लगी, तो मैं अंदर से मुझे प्रेरणा आएगी, एक नई ऊर्जा मिलेगी, मैं और दुगनी गति से आपकी तैयारी करवाऊंगी। लेकिन हाँ, थोड़े से नए प्रश्न हो सकते हैं, और आपको ये भी है कि एक बार थोड़ा सा नया नया प्रश्न तो सर के ऊपर के भी जा सकते हैं, लेकिन आप पुराने ही पढ़ते रहोगे जो आ रहे हैं, तो फिर कुछ अब कोई फायदा नहीं आपकी तैयारी करने का। कुछ नया सीखिए, ताकि अब तक जो कमी रह रही है वो आप कमी सुधार सके। ठीक है, ईसरी किस बोली के लोक कवि है, ईसुरी किस बोली की लोक कवि है, ब्रज भाषा। ये मैं कई बार ध्यान नहीं रहता, मैं आपको उत्तर दिखा देती हूँ। ब्रज भाषा, कन्नौजी, अवधी, बुंदेली। तो इसका आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है बुंदेली। अब देखो, विस्तार से पढ़ेंगे। ईसुरी बुंदेली बोली के प्रमुख लोक कवि हैं। बुंदेलखंड में बोली जाने वाली बुंदेली का क्षेत्र, यानी बुंदेली जो बोली जाती है बुंदेलखंड में नाम से, लेकिन इसके अतिरिक्त बुंदेलखंड के अतिरिक्त झांसी है, जालौन है, हमीरपुर, ओरछा, भोपाल, सागर, होशंगाबाद जिलों तक फैला हुआ है। मतलब कि यहाँ तक ये क्या बोली जाती है, बुंदेली बोली जाती है। अब देखें, इसी प्रकार दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य भाग बोली में समाविष्ट है, किंतु बुंदेली में साहित्य रचना बहुत कम हुई है। मतलब ये है भाई, ये बोली इस स्थान पर तो बोली जाती है जो स्थान दिए गए हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको में समझ नहीं आ रहा तो दोबारा से वीडियो को देख लेना। ठीक है, एक बार शायद समझ में ना आए, 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, सुन लेना, अगर टाइम नहीं है इतना। लाल कवि ने छत्र प्रकाश की रचना बुंदेली में की। यहाँ से प्रश्न बनेगा आपका, यहाँ से 2 प्रश्न बन सकते हैं। एक तो ये प्रश्न बनेगा कि छत्र प्रकाश की रचना किसने की। ऑप्शन 4 होंगे आपके सामने, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन लाल कवि जरूर मिलेगा आपको। अब ये छत्र प्रकाश किसकी रचना है, लाल कवि की। या फिर ऐसे भी आ सकता है कि छत्र प्रकाश की भाषा क्या है, तो छत्र प्रकाश की भाषा क्या है, बुंदेली। अब देखो,
अब मैं मेरी एक आदत है, जो पुराने अभ्यर्थी हैं मेरे जानते हैं, जो नए जुड़े उनको मैं बता देती हूँ कि जब भी मैं पढ़ाती हूँ तो मैं अपनी निजी ज़िंदगी से जोड़कर पढ़ाती हूँ। मुझे ये लगे बहुत ज़्यादा आपको ज्ञानी नहीं बना, बस आपका सिलेक्शन हो जाए, बस इतना चाहती हूँ। ज्ञानी बाद में बनते रहना। देखो छत्र प्रकाश, प्रकाश देखो आपने प्रकाश का रंग कैसा होता है, अगर मैं आपसे पूछूँ प्रकाश का रंग कैसा होता तो आप उत्तर यही दोगे, सभी का उत्तर यही होगा। ये तो नहीं कहेंगे कि मैम हरा है, ये वैसे तो हरा भी होता है प्रकाश, ऐसा नहीं है कि लाइट आजकल कुछ भी, लेकिन सामान्य तौर पर जैसे आपने दिया जलाया तो उसका तो आप हरा और ये नीला कर नहीं सकते, ये तो आता है कि थोड़ा सा अलग अलग होता है, लेकिन जो मेन है, जो मुख्य रंग होता है वो लाल ही होता है। वैसे तो आप कोई भी लाइट जला सकते हैं, लेकिन जब आप दिया जलाते हैं या मोमबत्ती जलाते हैं तो उसका रंग लाल ही होता है। तो प्रकाश कैसा होता है? लाल। तो छत्र प्रकाश की रचना किसने की है? लाल कवि ने। और ऐसे इसकी भाषा क्या है? बुंदेली। अब देखो प्रकाश जब हम जलाते तो हमें कहें कि बुंदेल की नहीं, बुंदेल पकड़ ले, यानी बुंदेल मतलब ऊंचाई को पकड़े, ठीक है, ऊंचाई की लोच हुई, तो यही सब चाहते हैं। तो देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में नाम गलत है। देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती यानी पहले की जो लिपि है उनमें नाम गलत है। देखिए एक मिनट, ब्राह्मी, खरोष्टी, शारदा, कुटिला, तो ये प्रश्न क्या है, इसमें ऑप्शन ही गलत थे। मतलब कि इस पर हम देखें कि आयोग ही इसमें फंस गया भाई, उन्होंने इस प्रश्न को बाहर कर दिया, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे। ऐसे प्रश्नों से दो आयोग बचता है तो फिर हम क्यों इसमें बच। अब ये देखें, ये थोड़ा मैं बता देती हूँ, द्विगुण व्यंजन दिए गए थे, तो इसमें क्या है, इसमें ऑप्शन ही इसमें भी गलत है, क्योंकि ये दोनों ही है, द्विगुण दोनों ही है, लेकिन ये अलग अलग दे दी, तो इसको भी बाहर कर दिया था। द्विगुण मतलब ये जैसे ये अढ और अढ है, तो ये इसे आयोग ने इसे बाहर कर दिया था। तो ऐसे प्रश्नों में हम नहीं फंसेंगे, उसको हम अलग कर देंगे। राजभाषा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47। राजभाषा आयोग का गठन, पहले आप प्रश्न में पूछा क्या गया उसके अंडरलाइन करेंगे, तो इसका आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपके मन में ये सवाल होगा पक्का कि मैम ये तो 343 है, क्योंकि आपने 343 रट रखा है, तो लेकिन आप ध्यान से अगर आपने पढ़ा होगा तो 343 से लेकर 351 तक है, यहाँ तक है, और 300 इसमें ए भी है, बी भी ऐसे बना रखे हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, 343 से लेकर 351 है, वो अलग अलग अनुच्छेद दिए गए हैं। जैसे आते जाएंगे मैं सारे विस्तार से बताती हुई चलूंगी आपको, ठीक है। अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। राजभाषा आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुपालन में राष्ट्रपति द्वारा, ये लाइन याद रखेंगे, 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया, ठीक है। तो यहाँ से भी आपके 3-4 प्रश्न बनेंगे, ध्यान से सुनना। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? अनुच्छेद 344 में, एक प्रश्न बन गया आपका। दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि किसके आयोग के गठन अंतर्गत किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया, पर इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे इसके बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में, ठीक है। तो देखिए ध्यान से पढ़ेंगे, राजभाषा आयोग का गठन 344 अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ, जिसमें से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुपालन में राष्ट्रपति द्वारा 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? बाल गंगाधर खेर ने की थी। अनुच्छेद 345, 46, 47 प्रादेशिक भाषाओं संबंधी प्रावधान। प्रादेशिक का मतलब जैसे प्रदेश हरियाणा है, राजस्थान है, यूपी है, तो ये क्या है, इनमें प्रदेश की भाषा दी गई है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई संशय हो, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। वीडियो का टाइम बता दीजिए कि कितने क्वेश्चन करवाऊं, या फिर आप बोर हो रहे हो तो बहुत लंबी नहीं खींचूंगी। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैम लंबी हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं करवा दूँ। तो ये भी आयोग ने इसे बाहर कर दिया था, ये भी तो आपत्ति वाला, इसको हम नहीं करेंगे, ठीक है। और ये इसलिए क्योंकि उसमें ऑप्शन गलत है। आप सोचो कि मैम इनसे क्यों बच रही है, तो इसमें ऑप्शन गलत है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न हमारे साथ आते रहेंगे सारे। मैंने बताया ना कि 16,000 प्रश्न हैं, और इसमें क्या है 40 मॉडल टेस्ट पेपर सारे आ जाएंगे, और एक प्रश्न आने पर पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा।
तो देखिए इनमें आरोही क्रम में लगाने हैं। आरोही मतलब कि जैसे पहले छोटा है फिर बड़ा है फिर ये है। अवरोही वो होता है पहले बड़ा है फिर छोटा है फिर छोटा है, ऐसे ठीक है। आरोही मतलब चढ़ते क्रम में, ये तो सभी जानते हैं, इसे बताने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो इसका आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, उदंत मार्तंड। तो उदंत मार्तंड 1826। चलो मैं पूरे विस्तार से यही दिखा देती हूँ आपको, आप देख भी लेना, क्योंकि हो सकता है कि मेरे पास अभी मैंने वो नहीं कि बोर्ड नहीं है, तो मैं साथ के साथ साफ करती हूँ, एकदम समझ में नहीं आएगा तो विस्तार से देख लेना आपको, ये आपके स्क्रीन पर है। उदंत मार्तंड, मार्तंड मतलब उदंत मतलब उगता, इसका एक बार अर्थ पूछ लिया गया, सबसे पहले आप इसका अर्थ जानो। तो उदंत मार्तंड मतलब उगता हुआ सूर्य, उगता हुआ सूर्य। अब ध्यान देखेंगे ये पत्रिका कब छपती थी, ये भी एक प्रश्न आया था। तो ये मंगलवार को छपती थी ये पत्रिका, पत्र लगा ले, पत्र मंगलवार को छपता था, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मंगलवार को उदंत मार्तंड उगता हुआ सूर्य, ठीक है। ये दो प्रश्न इससे अलग होंगे, ये आप याद रखेंगे। 1826 को, और जुगल किशोर ध्यान रखेंगे, कई जगह इसे युगल किशोर भी लिखा गया है। तो ये है तत्सम और तद्भव वाला चक्कर है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ ये आप युगल किशोर, ऐसे तो आप काफ़ी समझदार हो, ऐसे है नहीं, हो सकता है कोई अभ्यर्थी पहली बार तैयारी कर रहा हो, तो उसके लिए मैं बता देती हूँ। उदंत मार्तंड 1826, जुगल किशोर। प्रजामित्र 1834, ये सन भी याद है क्योंकि ये बड़े महत्वपूर्ण, सभी के सन तो नहीं याद किए जा सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण उसे तो याद करने पड़ेंगे क्योंकि सिलेक्शन लेना है। प्रजा हितैषी 1855, लक्ष्मण सिंह। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब देखो मैं मेरी अपनी देसी ट्रिक बता रही हूँ मैं। उदंत मार्तंड अब क्या है, देखो जुगल किशोर, किशोरों की अवस्था कैसी होती है, वैसे देखा जाए तो किशोर होती है भाई, मान लीजिए 16 साल से आप 25 साल तक लगा सकते हैं, लेकिन हम 25 हम 26 लगा लीजिए, किशोर अवस्था होती है। तो ये बात ध्यान रखें, हो सकता है मान लीजिए आप भूल गए, आपके पेपर दे रहे हो भूल गए, जैसे मान लीजिए ये दे रखा है, तो मेरी बात आपको होल में याद आएगी, अगर ये प्रश्न आ गया तो मेरी बात याद आएगी, क्यों याद आएगी देखना। अब यहाँ देखो, यहाँ देख सकते हैं, तो इनमें क्या है, आपने कोई किशोर की अवस्था नहीं दिख रही भाई, ये सारे बुढ़ापे के हैं, 73 55 वाले, और 34 वाला तो चलो ठीक ठाक है। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया कि किशोर अवस्था होती है वो कम आयु की होती है, जैसे आपको साइकोलॉजी आपने पढ़ी है, तो 26 सबसे कम इसमें है, 26 इसी में है, ठीक है। मैं देसी वाली ट्रिक बता रही हूँ। 18 से यहाँ देखो 18 से 26 साल के क्या होते हैं, किशोर होते हैं, 18 से 26 साल के किसको हम किशोर बोलेंगे। तो जुगल उदंत मार्तंड। अब है प्रजामित्र, प्रजा का 34 प्रजा मित्र 1834। अब प्रजा हितैषी, अब देखो लक्ष्मण सिंह, अब लक्ष्मण को आप, वैसे लक्ष्मण सिंह अलग है लेकिन मैं बता रही हूँ याद करने के लिए दसी से। मान लीजिए लक्ष्मण, राम के भाई कौन थे, लक्ष्मण थे, वो क्या प्रजा का हित चाहते थे, और कब तक 18 साल से लेकर 55 साल तक उसने क्या सोचा भी मेरी प्रजा सुखी रही, तो प्रजा का हित चाहते थे। वैसे कोई जरूरी नहीं कि मैं जो बता रही हूँ ट्रिक वही करें, आप अपने देसी ट्रिक, अब जो आपको अच्छा लगे उसे पढ़ सकते हैं, बस मेरा उद्देश्य आपको महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लाना है। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखो भारतेंदु हरिश्चंद्र, देखो नाम ये हरिश्चंद्र आया है, यहाँ हरिश्चंद्र आया, लेकिन एक पत्रिका और है भारतेंदु, वो इनकी नहीं है, राधाचरण गोस्वामी की है, वो उसका हम जिक्र नहीं करेंगे, वो काफ़ी कंफ्यूज करती है, मैं वो आएगी तब मैं विस्तार से बताऊंगी आपको। 1873 ये याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय, देखो भाई ये निशान आए हुए हैं ना, ये भाई मेरे बेटे के सिग्नेचर हैं, ये आपको घेरे काफ़ी शुभ होंगे, वो कर देता है, सिग्नेचर मानता नहीं है। भारतीय संविधान ने अंकों के किस रूप को स्वीकार किया है, भारतीय संविधान ने अंकों के किस रूप को स्वीकार किया है। तो सबसे पहले मैं हर बात बताती हूँ कि रूप, देखो रूप में बड़ा रू आएगा, रूप ऐसे नहीं, कहीं ऐसे लिख देते हैं तो ये गलत है, जो ज़्यादा ये घुमा कर आता है वो बड़ा होता है रूप में, ठीक है। अब ये सोचो भाई जिसका रूप सुंदर है तो वो ऑटोमेटिकली वो अपने आप को बड़ा समझता है होता है कईयों के अंदर एटीट्यूड में, सबके लिए नहीं, भाई आप सुंदर हो तो मैं आपके लिए नहीं बोल रही हूँ कहीं, अभी मैम हम सुंदर है तो हम एटीट्यूड वाले, कई ज़्यादातर होते हैं जो सुंदर होते हैं बड़े एटीट्यूड वाले बड़े होते हैं। तो भाई ये रूप इसका सुंदर है तो ये थोड़ा एटीट्यूड वाला है, बड़ा है, अपने आप को बड़ा समझता है, तो ये गुंडे वाला कर लीजिए, ठीक है रूप। भारतीय संविधान ने अंकों किस रूप को स्वीकार किया है, तो इसमें आप देखेंगे ऑप्शन नंबर इसका रहेगा बी, भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को स्वीकार किया, जिसमें देखें विस्तार से पढ़ेंगे हम।
भारतीय संविधान ने भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को स्वीकार किया है। अनुच्छेद 343 में उल्लेख किया गया कि संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी होगी। संघ की जो राजभाषा, संघ मतलब कि जो केंद्र की जो भाषा है, जो सेंटर की जो भाषा है वो क्या होगी, राजभाषा हिंदी होगी। और उस हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है। अंकों का प्रयोग वही रहेगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंकों का जो प्रयोग है अंतर्राष्ट्रीय मतलब विदेशों में जो है वही इसमें अंकों का प्रयोग होगा। ठीक है। अब देखो इतिहास, ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसको वेरी वेरी, वैसे सारे महत्वपूर्ण आए हुए हैं तभी मैं करवा रही हूँ। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति क्या है? विधेयवादी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति है, समाज शास्त्रीय पद्धति है। ऑप्शन नंबर इसका रहेगा, सभी जानते हैं, ए है विधेयवादी। और विधेयवादी जो पद्धति थी ये रामचंद्र शुक्ल ने जो 3 आचार्य उसके उसमें बनाई थी। ठीक है। हमारे जो रहेंगे भारत के इसमें रहेंगे, आप रहेंगे रामचंद्र शुक्ल, और जो बाहर के रहेंगे विदेशों को 3 रहेंगे। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी पद्धति मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति का अनुसरण कर अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है। वैसे आप जानते हो ये व्यवहार कर दिया गया है, इसे हम नहीं पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। कविवचन सुधा का पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। कविवचन सुधा है उसका जो प्रकाशन है वो कब छपने लगी थी, शुरुआत कब, ये प्रश्न, इसका मतलब ये है। ठीक है। तो 1865, 1868, 1880, 1879, इसका आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 1868। ठीक है। अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। कविवचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन 1868 में आरंभ हुआ था। इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र, और ये काशी से निकलती थी। देखो काशी से, देख कैसे कविवचन सुधा, कैसे काशी। ठीक है। इसके अतिरिक्त बाला बोधनी तथा हरिश्चंद्र मैगजीन नामी पत्रिकाओं का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। बाला बोधनी और हरिश्चंद्र मैगजीन, कई जगह इसका हरिश्चंद्र पत्रिका, बाद में इसका नाम बदल दिया गया था। हरिश्चंद्र पत्रिका की जगह, हरिश्चंद्र मैगजीन की जगह हरिश्चंद्र पत्रिका कर दिया था। ऐसा भी प्रश्न आता है, ध्यान दीजिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की ऐसी कौन सी पत्रिका थी जो महिलाओं से संबंधित थी? तो ये थी बाला बोधनी, जो पत्रिका थी महिलाओं से संबंधित। ठीक है। तो देखिए मैं बोल रही हूँ कि एक एक बात मेरी बड़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनेंगे। एक एक बात मतलब एक एक प्रश्न है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे कमेंट को वो उसमें जरूर बताना, कैसी नहीं भी पसंद आ रही तो भी बताना, तो अगली वीडियो में सुधार करेंगे। और ये अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, एक एक अभ्यर्थी 5-5 को शेयर करना, क्योंकि ज़्यादा संख्या होगी तो मैं ज़्यादा दुगनी ऊर्जा के साथ पढ़ाऊँगी और ये मुझे एक नई प्रेरणा मिलेगी। ठीक है। मतलब बिना प्रेरणा के तो होता नहीं ना, अंदर से मोटिवेट भी तो होना जरूरी होता है। मैं भी तो आपकी तरह इंसान हूँ, मुझे भी तो मोटिवेट होना अच्छा लगता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के, यानी काल जो समय था उसका नामकरण क्या है? पूर्व परंपरा, युग प्रवृत्ति, प्रमुख ग्रंथ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप रहेगा युग प्रवृत्ति। जो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ था उसमें जो समय का था, जो युग प्रवृत्ति का, युग प्रवृत्ति मतलब उसकी विशेषताएं, जो उस समय की जो विशेषताएं थी ना उसके अनुसार। तो विस्तार से पढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों का नामकरण युग प्रवृत्ति रहा है, मतलब युग की विशेषताएं क्या थी? जैसे वीरगाथा काल में तो वीरता भरी रचनाएं थी। ठीक है। नाम दिया था आदिकाल का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सभी जानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया, जिसका प्रकाशन 1829 को हुआ। ये बार बार आता है, इसको आप याद रखेंगे, 1829 में हुआ था। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें आपका कालक्रम ये दिया है, ये भी बाहर कर दिया था। वैसे फिर मैं बता देती हूँ। खुमान रासो इसका दलपति विजय है, बिसल देव रासो नरपति नाल है, और ये देखिए पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई है, हमी रासो चौधरी सरांगधर है। ठीक है। ये इसका सही दिया है। वैसे हम ऑप्शन उसमें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन वालों ने ऑप्शन गलत दे रखे हैं। ठीक है। हिंदी साहित्य, एक मिनट फिर मैं दिखा देती हूँ आपको। इन सिद्धो मेवनाथों में सबसे पुराने हैं भाई, ये जो ऑप्शन दिए इनके अनुसार सबसे पुराने कौन सी हैं? तो सभी जानते हैं सरेपा। राहुल सांकृत्य ने इसे हिंदी का प्रथम कवि माना है, राहुल सांकृत्य ने। ठीक है, याद रखेंगे।
तो यहाँ देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने सरेपा, सिद्धों से ही नाथ संप्रदाय की स्थापना हुई थी। नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? सिद्धों ने की थी। इसके जो थे प्रणेता यानी इसके जो थे गोरखनाथ थे। सरेपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने माना है? राहुल शंकरतन ने माना है, हालांकि यह नहीं दिया गया। जिन्होंने सरेपा ने जो रचना की थी दोहा कोश, दोहा कोश की रचना किसने की थी? सरेपा ने की थी। और जो अगर सबसे श्रेष्ठ सिद्ध आ जाए तो कणैपा है, सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़े कणैपा आएंगे। लेकिन सबसे पहला आ जाए तो सरेपा आएंगे, लेकिन सबसे श्रेष्ठ आ जाए सबसे तो कणैपा, श्रेष्ठ कणैपा और पहले सरेपा। ठीक है, थोड़ा अंतर इसको आप समझेंगे। द्वैताद्वैत संप्रदाय का किस आचार्य का नाम है भाई? द्वैताद्वैत के प्रवर्तक आचार्य का नाम है। जो द्वैताद्वैतवाद है इसके प्रवर्तक कौन है? तो इसका आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, निम्बार्काचार्य। अब देखिए विस्तार से पढ़ेंगे। निम्बार्काचार्य क्या है? द्वैताद्वैत सनक, इसको क्या है? ये तो है वाद और ये है संप्रदाय। ठीक है, तो निम्बार्क द्वैताद्वैत सनकादि, रामानुज विशिष्ट। अब राम क्या थे? विशिष्ट है भाई। क्या है? मनुष्य जैसे राम ने जो जन्म लिया, जो उस समय राम विशिष्ट है भाई, अच्छे गुणों वाले थे। राम को श्री भी बोला जाता है, जैसे आप राम बोलते तो अभी क्या है, अभी जो भी अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना, श्री राम आएंगे, श्री राम आएंगे, तो ये श्री लगा ले लीजिए, श्री राम। ठीक है, अब क्या है? राम क्या थे? विशिष्ट थे, मतलब विशिष्ट गुण थे। मध्वा द्वैता ब्रह्मा, ये काफी बार पूछा गया है, इसे आप ध्यान रखें। महत्वपूर्ण में महत्वपूर्ण बताती हूँ। विष्णु क्या थे? शुद्ध प्रवृत्ति की, शुद्ध, और वो रुद्र रूप में थे। रुद्र मतलब विष्णु द्वैताद्वैत वाद में, और संप्रदाय क्या था उसका? रुद्र था। वल्लभ शुद्ध अद्वैतवाद थे, और इसमें ये भी क्या है? रुद्र थे। तो ये है आपके 18। अगर 19वां प्रश्न आगे बढ़ते हैं। सूफी परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है? बिल्कुल आसान प्रश्न है, सभी जानते हैं। क्या है? पद्मावत है। पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की है, और ये 1540 ईस्वी में लिखी गई थी। और ये क्या है? प्रेमाख्यान है। इसमें खंड कितने हैं? 57 खंड है। तो देखिए पद्मावत के लेखक है जायसी, सन रहेगा 1540 ईस्वी, खंड कितने हैं? 57 रहेंगे, 47। और ये देखो मर्घावती कुतुबन की है, मधुमालती मंजन की है, माधवा कामकंदला आलम की है। जैसे मर्घावती कुतुबन, अब जो मर्ग था, जैसे राम उसके पीछे भाग रहे थे, मर्ग के माता सीता जी ने बोला था कि मुझे तो ये स्वर्ण मर्ग चाहिए, तो मर्ग किस में था? वन में था। तो ये देखिए वन, जैसे हरियाणा में हम वन को बन बोलते हैं, तो ऐसे मैं से मधुमालती, मैं से मंजन, माधवानंद कामकंदला आलम रहेंगे। ठीक है, अब देखो इनको क्या करना है, ये भी मतलब कि ये देखिए इसमें ये विभार कर दिया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि देखो सूरदास का और हरिदास का सेम सन है, इसलिए ये कर दिया गया। हरिदास सूरदास 1478 ईस्वी, मीराबाई 1516 और रसखान 1533। तो ये देखें हमारे, वैसे तो देखा जाए तो ये 20 प्रश्न है, लेकिन इसके मैंने सारे ऑप्शन करवाने की कोशिश की है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के। अब इस वीडियो में आप मुझे ये बताएंगे कि वीडियो लंबी की जाए या इतना ही समय ठीक, क्योंकि आप हो सकता है कि आप थक जाएं, तो थोड़ी सी हम इतने ही कर लेंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा प्रश्न करें तो थोड़ी वीडियो लंबी कर देंगे। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं वीडियो कैसी लगी, अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करेंगे। जितने ज़्यादा आप देखेंगे व्यू आएंगे तो मैं उतना ही ज़्यादा मोटिवेट होंगी। अब ये नहीं कि मैं आपसे कुछ ले रही हूँ, इतना है कि मेरे अंदर ये प्रेरणा, हाँ मुझे इतने अभ्यर्थी पसंद कर रहे हैं, ये अंदर से आता है कि हाँ हमारे साथ इतने सारे जुड़ गए। तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये नहीं है कि हम बता रहे हूँ कि बार बार एक बात को बार बार बताना ठीक नहीं है। 40 मॉडल टेस्ट पेपर करेंगे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते हो, क्योंकि एक ज़्यादा जुड़ेंगे तो ऊर्जा के साथ करवाऊंगी। करवाने तो हैं, लेकिन उसमें क्या है, एक बीच में ब्रेक लेने की मतलब रहने दूंगी, अगर नहीं तो फिर ब्रेक होगा। और 16,000 इसमें प्रश्न है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण, देखा होगा आपने वीडियो में, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।